नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। प्रकृति से हमारा संबंध हमेशा से माना गया है कि वो इतना अटूट है, इतना गहरा है कि यहाँ तक ये कल्पना की गई है जो हमारा शरीर है वो भी जिन 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये सब इतने महत्वपूर्ण हैं। और धीरे धीरे हमने ये भी देखा है कि मनुष्य ने पिछले कुछ दशकों में और कुछ सदियों में जिस तरह से प्रगति और विकास किया है, उसकी कीमत हम बहुत भारी चुका रहे हैं। अक्सर होता यही है, हम जागते तब हैं जब कोई परेशानी होने लगती है। आज बहुत से लोग जो महानगरों में रहते हैं और दिल्ली जैसे महानगर की अगर बात करें तो बहुत से लोग अक्सर ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि इस शहर में सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। और फिर निदा फाजली के शेर की तरह बात होती है कि नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। असल में महानगरों में रहने की कीमत आजकल लोग अपनी सेहत से चुका रहे हैं। वायु प्रदूषण एक इतना बड़ा खतरा है जिसके बारे में बहुत लोग चिंतित तो हैं, लेकिन क्या करें, कैसे करें, वो शायद उन्हें उतना नहीं मालूम है। आज बहुत विस्तार से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वायु प्रदूषण का असर हमारी सेहत पर कितना बुरा पड़ रहा है और हमें क्या करना है इससे बचने के लिए। क्योंकि विशेषज्ञ ये बताते हैं कि वायु प्रदूषण की बात करें तो न सिर्फ श्वसन संबंधी रोग बल्कि पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस्केमिक हार्ट डिजीज से लेकर स्ट्रोक की बात हो या फिर मस्तिष्क वाली बीमारियों की बात करें, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। किस तरह के बुरे प्रभाव हो सकते हैं वायु प्रदूषण से लेकर और सेहत पर कैसे प्रभाव डालता है, ये समझेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले ये समझते हैं कि दरअसल सर्दियों में जब बात आती है और ये कहा जाता है कि सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण का जो असर है बढ़ जाता है, तो किस तरह का प्रभाव वातावरण पर रहता है और हमारे शरीर पर उसका प्रभाव कैसे होता है। लगभग सभी में बीमारियों से ग्रस्त होने का खतरा बढ़ रहा है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कई गंभीर बीमारियों की चपेट में है। वजह हमारी अनियंत्रित जीवन शैली, खान पान की आदतें और वातावरण। हम क्या खाते हैं, किस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, रहन सहन कैसा है और आसपास का वातावरण कैसा है, ये निर्धारित करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। वातावरण में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और कई कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं, प्लास्टिक का प्रयोग, घर के आसपास गंदगी और ऐसे कई अन्य कारण हैं जिनसे वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बच्चों, वृद्ध लोगों और गर्भावस्था में इसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं। सभी की सेहत पर असर पड़ रहा है। इसके कारण श्वसन रोग, हृदय रोग, कैंसर जैसी कई समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य को बरकरार कैसे रखा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है सावधानी रखना। साथ ही जरूरी है ये समझना कि वातावरण को साफ रखने और प्रदूषण दूर करने के लिए क्या किया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। शहरयार ने लिखा है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। वायु प्रदूषण का आलम यह है कि जो जहर हवा के जरिए हमारी सेहत को खराब कर रहा है, उसके बारे में हम लापरवाह हैं और बेख्याली में हम ये भी सोचते हैं कि हम जो काम करते हैं उससे शायद किसी और को असर पड़ता हो, हमको कहाँ असर पड़ता है। लेकिन हमारा किया किसी और पर और किसी और का हम पर, कुल मिलाकर हम सब जिम्मेदार हैं। कुछ हम ही को करना है। क्या रास्ता निकालें, क्यों ना विशेषज्ञों से पूछें। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ बैठे हुए हैं विशेषज्ञ। तो आइए उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर अशोक शाह, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन फ्रॉम वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट। हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर जी सी खिलनानी, प्रोफेसर पल्मोनरी
Medicine, Critical Care and Sleep Medicine from All India Institute of Medical Sciences, Dr. A.K. Malhotra, Professor and Consultant, Department of Medicine, Ram Manohar Lohia Hospital, and Dr. Varinder Singh, Professor Pediatrics from Kalavati Saran Children's Hospital and Lady Hardinge Medical College. आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विषय महत्वपूर्ण है और सभी जानना चाहते हैं। डॉक्टर खिलनानी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। ये बताइए, वायु प्रदूषण के बारे में जितनी भी बात होती है कि ये हमारी सेहत पर असर डालता है, किस तरह हमारी सेहत पर असर डाल रहा है ये प्रदूषण? संजीव, मैं आपको इतिहास में ले जाता हूँ जी। सन 1952 लंदन फॉग, सब जानते हैं। ये पाया गया कि 4000 लोग मर गए, एक्सेस डेथ्स हो गए। जितने मरने चाहिए थे उस दिन या उस दौरान 4000 लोग ज़्यादा मर गए। उससे पहले 1948 में डोनोरा फिलाडेल्फिया में इसी तरह हुआ। उससे पहले वायु प्रदूषण के बारे में दुनिया में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। जब उन्होंने जाना कि ये 4000 मौतें कैसे हो गई, तब उन्होंने जाना कि ये एयर पॉल्यूशन की वजह से थी। और एयर पॉल्यूशन क्यों था? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, कोयला जलाया जाता था, फैक्ट्रीज चल रही थी। तो डेवलप्ड वर्ल्ड ने उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब हम भारत की बात करें, भारत आज़ाद हो गया। भारत में बहुत फैक्ट्रियां लगी, बहुत इंडस्ट्री लगी, गाड़ियां दौड़ने लगी, स्कूटर दौड़ने लगे, ट्रक्स चलने लग गए और कई चीज़ें हुई, कंस्ट्रक्शन हुई। उससे जो वायु प्रदूषण होता है उसमें बहुत ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स आते हैं। जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर एक कॉन्स्टेलेशन होता है, लेकिन गैसेस की बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है। तो ये सब जो एंटर करती हैं सांस के ज़रिए करती हैं, क्योंकि हम 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं। हर सांस के साथ 300 से 500 ml और आधा लीटर हवा अंदर जाती है। तो उसमें ये प्राइमरीली ये लंग को अफेक्ट करता है। लंग से एब्जॉर्ब होके फिर बाकी सिस्टम में भी जाता है। तो ये जो वायु प्रदूषण है ये बढ़ता गया और अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान में, स्पेशली हमारे शहर में, कि ये हम सबको असर कर रहा है। सबका गला ख़राब रहता है, सबको खांसी होने लग गई, लेकिन इसकी ज़्यादा चिंता मुझे नहीं है। गला ठीक हो जाएगा, लेकिन ये असर करता है हमारे हार्ट पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, जैसे किरण जी ने कहा, हमारे ब्रेन पे, हमारी इमीडिएट सर्वाइवल पे एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। तो मैं इसको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से हम जो है ना। जी डॉक्टर शाह, ये तो हमने जाना कि पूरे शरीर पर प्रभाव होता है। जहरीली हवा जिसकी बात हम कर रहे हैं, दरअसल वो जहर है क्या? और हर वो व्यक्ति जिसको लगता है कि शायद कार से, ट्रक से, व्हीकल से इस तरह की जहरीली गैसें आती हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहते हैं अगर पॉल्यूटेंट्स की बात करें? जैसे डॉक्टर खिलनानी साहब ने बोला कि लंदन फॉग वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, उसमें 2 फैक्टर्स थे जी। एक तो इंडस्ट्रियल फैक्टर्स थे, दूसरा वेदर था। आजकल हमारे यहाँ कोल्ड वेदर भी है। कोल्ड वेदर ऑल्सो एग्रेवेट्स दिस प्रॉब्लम। सो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, व्हीकुलर पॉल्यूटेंट्स में सब गैसेस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन बनता है एटमॉस्फेयर में। जब वो व्हीकल पॉल्यूशन से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, वो रिएक्ट सन के साथ रिएक्ट करता है, वो ब्रेकअप हो जाता है। ऑक्सीजन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में होता है, तो उसका ओजोन बन जाता है। ओजोन इज मोर कॉमन ड्यूरिंग द सनी डेज एंड दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल टू द लंग्स। SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो भी व्हीकुलर पोल्यूशन से निकलता है। SO2 NO2 से स्पेशली डीजल के पोल्यूशन से निकलता है। एंड ये ड्यूरिंग विंटर्स ये सब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और ये होता क्या कि उस टाइम हवा भी नहीं होती है, एटमॉस्फेयर लोअर एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो उसमें ज़्यादा हम ब्रीथ करते हैं, तो विजिबल पोल्यूशन भी हो जाती है। और बाकी रह गई बात व्हीकुलर पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो हम समझते नहीं है कि हमारे आसपास के स्टेट्स में सारे जो खेत जलाते हैं और जो लीव्स जलाते हैं हमारे सड़कों में, ये सब भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे पोल्यूशन को। और ये जब तक हम लोग इसका नहीं देखेंगे तब तक हम समझ भी नहीं रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है।
क्योंकि आज हमें दिख नहीं रहा है। आगे की बात है कि हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये अभी तक कोई सोच नहीं। स्थिति गंभीर नजर आती है। डॉक्टर शाह, डॉक्टर मल्होत्रा, यही बात आपसे जानना चाहें कि अभी हमें लग रहा है कि सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, खांसी जुकाम हो गया या सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है जो ठीक हो जाएगी। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है आने वाले समय में? शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में तो ये रेस्पिरेटरी का जो डिजीज़ हैं वो एग्रीवेट होती हैं, जैसे अस्थमा के केसेस हैं या COPD ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ के केसेस हैं। ये जब भी पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा ये पेशेंट को ज़्यादा अटैक होंगे और ज़्यादा बार उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में है कि जो गैसेज आती हैं पोल्यूशन में, ये टेम्परेचर को राइज करती हैं, प्रोड्यूस, और ये ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, जिससे कि जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में है वो कम हो जाता है और उससे अल्ट्रा वायलेट रेज सीधा बॉडी पे आती हैं और वो स्किन कैंसर करने का उससे खतरा रहता है। तो ये ज़्यादा उसमें देखा गया जहाँ सनी क्लाइमेट्स होते हैं और अल्ट्रा वायलेट रेज फिल्टर नहीं हो पाती है ओजोन की कमी के कारण, तो वो कैंसर, स्किन कैंसर होने का खतरा है। जी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, ये तो अब स्थिति समझ में आ गई कि हमारे ही किए हुए ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनकी वजह से ये सब समस्या हो रही है। क्या इस वक्त अगर हम बात करें ये अलार्मिंग लेवल पे, क्या खतरे के स्तर पर हम वहां तक पहुंच गए हैं क्या? शायद उससे कहीं आगे निकल गए। खतरे का स्तर तो काफ़ी है। देखिए, हम अगर इसको पूरे संदर्भ में रहें तो हमने कुछ चीज़ों में पहले से बेहतर किया, दिल्ली के अंदर बदलाव लाया गया, CNG आई, हम पहले से बेहतर हुए, लेकिन कहीं हम पिछड़े भी। आपने बात करी मेट्रो की, ये जो सारा पोल्यूशन है इसका बहुत सारा रिलेशनशिप हम मैन रिलेटेड एक्टिविटी से, जो शिफ्ट और माइग्रेशन, पॉपुलेशन कॉरिडोर्स बने रूरल टू अर्बन एरिया, जो स्मॉलर सिटीज़ हैं उनकी कैपेसिटी और उनकी चाहे मॉनिटरिंग की और चाहे इंटरवेंशन की वो कम है। तो हमने कहीं कहीं तो कुछ अच्छा किया है, पर कहीं कहीं कुछ हम लूज भी करते आ रहे हैं। तो अगर आदमी सोचे कि आपने एक बात कही कि मैं कहाँ नया एड्रेस ढूंढूं, तो मुझे तो खैर ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर आप पहले सोचें कि किसी छोटे शहर में जा सकते थे तो वहाँ हम बच सकते थे, अब शायद वो भी नहीं। और हमारे पॉपुलेशन प्रेशर से एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है, हमारा जो स्मॉल सेक्टर है, अनरेगुलेटेड सेक्टर है, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में कोई बात या चिंता या उस तरफ सोच भी नहीं है, ना जो उसको उत्पन्न कर रहा है या जो उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो अनरेगुलेटेड सेक्टर है। और जो मिक्सिंग ऑफ स्पेसेस होता है जी, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती आ रही है, वो मिक्सिंग ऑफ स्पेसेस ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से ये ज़्यादा अलार्मिंग है। हम सिर्फ नंबर्स को ना देखें कि हम उन नंबर्स तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। तो अगर हम नंबर्स को देखें कि जी हम अभी पार्टिकुलेट मैटर में इतने 100 तक जा सकते थे और अभी हम 150 पे हमारे पास स्पेस है, वो शायद एक छोटी सोच होगी, कुंठित सोच होगी, जिससे हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। और आंकड़ा जो है वो कई बार पूरी तस्वीर भी सामने नहीं रखता। हो सकता है किसी के लिए कम आंकड़े में ही बहुत बड़ी परेशानी, उसका लेवल अगर ज्यादा भी हो जाए तो शायद वो उसके साथ कोप अप कर ले। बिल्कुल। और एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर देता हूँ कि आंकड़ों की एक बात और भी होती है, वो एवरेजेस होती हैं। हाँ, वो कभी एक्सट्रीम्स की बात नहीं करती, और जो एक्सट्रीम्स हैं वो वहां पे जो उसमें फंस गया, उस बेचारे का क्या। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिंदगी एक है, एक ही खतरा काफी होता है उसके लिए। डॉक्टर शाह, ये जो बात आपने भी कही कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने लिए जो दुनिया बना ली है, जो वातावरण हमने प्रदूषित कर लिया है, अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, इस कार्यक्रम की रिसर्च के दौरान ये बात भी सामने आई कि दिल्ली में हवा बेहतर हुई थी 2003-2004 से लेकर 2007-08, उसके बाद से फिर से गड़बड़ शुरू हो गई। अभी अगर हम देखें तो कितने मामले प्रदूषण की वजह से सेहत को खराब करने वाले हमारे सामने आ रहे हैं? कौन से मामलों में आपको लगता है कि चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं वायु प्रदूषण की वजह से? डेंजरस तो है व्हीकुलर पोल्यूशंस। व्हीकुलर पोल्यूशंस होता क्या कि पॉपुलेशन सेटल हो जाती रोड के साथ साथ में जी। जो फैक्ट्री का पोल्यूशन है वो उसको इंडस्ट्रियल स्टैक कहते हैं, वो बाकी डिसिपिटेट हो जाता है और बाहर जाके निकल जाता है। लेकिन जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, डीजल्स स्पेशली जो आता है, वो ऊपर जाके फाइन पार्टिकुलेट्स हो जाता है, PM 2.5 हो जाता है, और जो पॉपुलेशन आसपास में है उसके पास चला जाता है,
जब उसके पास चला जाता है तो ये 2.5 जो है आपके 10 जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है वो तो नाक में अटक जाएगा और नाक साफ भी कर देगा। और जब नीचे चला जाएगा 2.5 तो बिल्कुल नीचे आपके एल्वियोलाई में चले जाएगा, और उससे ज़्यादा फाइन हो जाएगा तो एल्वियोलाई क्रॉस करके आपके शरीर में चला जाएगा। आपने बताया डीजल व्हीकल से निकल रहा है नहीं, ये डीजल से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और कहाँ से आ रहा है PM 2.5 और कहाँ से आ रहा है? ऑल व्हीकल पॉल्यूशन ज़्यादा, एवरी एक्टिविटीज है, आपके जनरेटर हैं, सब कुछ है। ये जो कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़ है, एनी पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट हुआ। जी यही बात डॉक्टर खिलनानी, ये PM 2.5 की बात जो अब आ गई है, तो PM 2.5 है क्या और कितना इससे नुकसान होगा, जरा थोड़ा हम समझें। नहीं, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, ये एक कॉन्स्टलेशन होता है। ये व्हीकल से, पेट्रोल से, डीजल से, केरोसिन से तो होता ही, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से भी होता है, वहाँ से भी आएगा, धूल से भी होता है, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, कोयला जलाते हैं। तो PM 2.5 डजंट मीन वन थिंग, ये कि तरह अलग अलग तरह से अलग तरह। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जैसे सर ने बोला कि जो 10 माइक्रोग्राम से कम होते हैं वो बड़े होते हैं, वो नाक में रुक जाते हैं, वो तो ठीक है। उसके नीचे गए 2.5 वो लंग के लोएस्ट हिस्से, लंग के 23 डिवीजन होते हैं जो ट्यूब्स होते हैं, सबसे नीचे जहाँ गैस एक्सचेंज होता है, जो अखबारों में नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स आर 0.1 माइक्रोग्राम्स एंड लोअर। वो एल्वियोलाई या जो गैस एक्सचेंज एरिया को पार करके सभी ऑर्गन्स में घुस जाता है। अब अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसमें गैसेस होती हैं, इसमें कई सारे नुकसानदायक, इसमें SO2 भी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है। अब मैं इसकी इम्प्लीकेशंस आपको बता रहा हूँ। जी, इम्प्लीकेशन ये होती है कि ये डॉक्टर, एक तो ये हो रही है अभी कि जिनको लंग्स की या कोई हार्ट की तकलीफ है वो ज़्यादा आ रहे हैं, उनको सबको अटैक्स हो रहे हैं, OPD में आते हैं, हम दवाई देते हैं, उसका असर नहीं होता। जिनको नई तकलीफ होती है वो सुबह उठते हैं, उसको चोकिंग हो जाती है, उनको खांसी होती है, ज़ुकाम होता है, एक डॉक्टर एक एंटीबायोटिक से दूसरे से तीसरे से चौथी एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, लेकिन खांसी ठीक नहीं होती। डॉक्टर कहता है कि आप सुबह एक्सरसाइज मत करो, मॉर्निंग वॉकर को कहते हैं मॉर्निंग वॉक क्यों नहीं करो। अब क्यों नहीं करो, जो मॉर्निंग वॉक करता है उसका एक तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंस्टेड ऑफ जो 15 लीटर या 10 लीटर ऑक्सीजन एयर लेता है उसकी जगह वो 40 लीटर लेता है। नाक में जो फिल्टर होता है वो कम काम करता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब तेज़ सांस लेते हैं, सांस फूलती है तो मुंह से सांस लेते हैं, वो सीधा अंदर चला जाता है। तो आप सोचते हो कि आपने एक्सरसाइज करके फ़ायदा कर लिया, लेकिन एक्चुअली इस मौसम में स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में आपका नुकसान ज़्यादा हो रहा है जी। और जो अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स हैं जो आपके किडनी में, ब्रेन में, वेसल्स में, हार्ट में जा रहे हैं, ये मेरे हिसाब से ये है जो मोर्टेलिटी ज़्यादा कर रहा है जी। और दूसरा है लंग कैंसर। बिल्कुल जो साइंस की बात करें, शोध की बात करें और प्रमाण की बात करें, लंग कैंसर का डायरेक्ट रिलेशन है डीजल एमिशन से। डीजल एमिशन में पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एमिट होते हैं, वो डायरेक्टली लंग कैंसर के कॉजेशन में स्मोकिंग को छोड़ दें, उसकी हम बाद में बात करेंगे। और केरोसिन और डीजल के एमिशन सेम होते हैं। केरोसिन भारत में बहुत जलाया जा रहा है, तो हम लोगों को ये समझना है कि केरोसिन का उपयोग, डीजल का उपयोग और प्रदूषण जी, ये लंग कैंसर, और आज की डेट में वर्ल्ड ओवर लंग कैंसर इज द नंबर 1 किलर इन द कैंसर जी, और उसका बहुत कम इलाज है हमारे पास। डॉक्टर वरिंदर सिंह, ये जो प्रभाव, दुष्प्रभाव राधा जो डॉक्टर खिलनानी ने बताए, अगर इन्हीं की बात बच्चों से जोड़कर देखी जाए तो क्या जो इनकी गंभीरता है, जो प्रभाव है वो ज़्यादा होगा? क्योंकि बहुत छोटे बच्चों की बात करें, स्कूल गोइंग किड्स की बात करें, डेवलपमेंटल एज है, तो लॉन्ग टर्म में देखें किस तरह से प्रभावित करेगा? बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और मैं इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों की शुरुआत माँ के गर्भ से होती है, प्रेगनेंसी जी, ठीक है। तो अगर माँ प्रदूषित वातावरण में है तो ये, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बात करी अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स की, वो सब जगह जाते हैं और उसका वेसल्स के अंदर एक कॉन्टिन्यूस इन्फ्लेमेशन, अंदर एक तरह की सूजन सी आ जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि इससे जो आने वाला शिशु है वो साइज में छोटा, यानी वजन में कम हो सकता है, कमज़ोर पैदा हो सकता है।
स्टिल बर्थ ज़्यादा होते हैं, पहले से ख़त्म हो जाते। तो ये एक बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको समझना ज़रूरी है कि ऐसा देखा गया कि कुछ जगह पे जब लोगों ने लगातार पोल्यूशन का लेवल देखा और बर्थ कोहॉर्ट्स देखे तो अप टू 2 to 5% तक बर्थ कोहॉर्ट्स के ड्रॉप देखे गए, जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था। जी, और प्रदूषण की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें स्मोकिंग भी आ जाएगा, पैसिव स्मोकिंग जी। जो बहुत अभी तो मैं मदर की पैसिव स्मोकिंग और मदर की एक्टिव स्मोकिंग से तो बहुत बड़ा रिलेशनशिप है बच्चों के लंग्स डेवलपमेंट का। और ऐसा देखा गया है कि जो माताएं धूम्रपान करती हैं या धूम्रपान को एक्सपोज होती हैं, कोई और करता है परिवार में, तो उनके बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी जो लंग फंक्शन होते हैं वो पैदाइश पे कोई भी बीमारी होने से पहले ही कम हो जाते हैं। तो इसका असर बहुत दूरव्यापी है और बहुत लंबा है। और यहाँ से चलें एक छोटे बच्चे की तरफ, तो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 15 बार हम सांस लेते हैं, बच्चे 40 बार सांस लेते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। तो उनकी जो एक्सपोजर है, कहीं चाहे वॉल्यूम कम है उनका, वो बड़े से कम लेंगे लेकिन उनका मिनट वेंटिलेशन उससे ज़्यादा बार उनको ज़्यादा बार, क्योंकि उतने एफिशिएंट नहीं है वो जी। तो वो ज़्यादा सांस अगर पर केजी बॉडी वेट से दें तो पर केजी बॉडी वेट से उनका एक्सपोजर एडल्ट से ज़्यादा होता है। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भेद एक एडल्ट कर पाता है कि ये थोड़ी सी नाक में खुजली हो गई, मेरा गला खराब हो रहा है, ये जगह प्रदूषित है, बच्चा जब खेल में लगा होता है वो ये भेद नहीं करता, ये परसेप्शन नहीं आती और वो उसी एनवायरनमेंट में खेलते रहेंगे, उसी एनवायरनमेंट को एक्सपोज। तो वो जो विड्रॉल हो सकता है उस एनवायरनमेंट से, जो एक एडल्ट अपनी समझ से कर सकता है, वो बच्चा नहीं, उसकी क्षमता नहीं है। चाहे वहाँ गाड़ियाँ बहुत धुआं उड़ा, कुछ भी हो रहा, कुछ भी हो। कई बार तो वो खेल ही गाड़ियों के साथ होता है, क्योंकि हमने सारी जो खेलने की स्पेस थी वो तो ऑक्यूपाई कर ली। बच्चों के लिए हमने पार्क तो छोड़े नहीं, वो कहाँ खेलेंगे। तो सब जगह हमने गाड़ियाँ सड़कों पर चला रखी हैं या पार्क कर रखी हैं या आइडलिंग हो रही है, तो बच्चे वहीं उसी के दौरान में तो खेल रहे हैं। आप जो चिंताएं जाहिर कर रहे हैं सचमुच बहुत सोच में डालने वाली है। और फिलहाल रमेश कुमार हरियाणा से हैं टेलीफोन लाइन पर। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश कुमार बोल रहा हूँ नगर से। जी जी नमस्कार रमेश जी, सवाल पूछें जी। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप इतने अच्छे विषयों पर जो है परिचर्चा करते हैं और लोगों का जो है ज्ञानवर्धन करते हैं। आपका धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। और जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? सर ये जो आज वायु प्रदूषण फैल रहा है, इससे हम तरीके से बच सकते हैं? क्या हम घर से बाहर ही ना निकले, या हम मास्क लगा करके निकले, या मतलब इसका क्या तरीका हो सकता है, या इसमें हम योग और प्राणायाम को कैसे शामिल कर सकते हैं, हम कैसे वायु प्रदूषण से बचें, इसके बारे में मैं जानना। जी बिल्कुल हम ये बात बिल्कुल समझना चाहेंगे। हमारे बहुत से दर्शकों ने हमें ईमेल्स भेजे, उन पर भी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। हमारे कई दर्शकों ने जानना चाहा कि क्या मास्क, जैसे इन्होंने भी पूछा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह क्या करना चाहिए लोगों को वायु प्रदूषण से बचने के लिए? आप सबसे बारी बारी से पूछेंगे ही, आपसे शुरुआत करते हैं, कैसे बचें, क्या करें? बाहर तो निकलना ही है, घर में रहना ही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक तो है कि हम इमीडिएट सोल्यूशन, आग लगी है तो अभी आग से कैसे बचा जाए, तो उस सोल्यूशन में तो है, ठीक है, अगर प्रदूषित जगह है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो उसे अवॉइड करिए, आप नहीं अवॉइड कर सकते तो मास्क का इस्तेमाल करिए। मास्क का इस्तेमाल, एक इफेक्टिव मास्क का इस्तेमाल जिसको हम N95 कहते हैं, जो बिल्कुल पार्टिकुलेट मैटर को बाहर कर देगा, वो इतना ईजी नहीं होता, वो उससे सांस लेने में इतनी आसानी नहीं होती, वो इतना सहज नहीं होता कि आप उसको पहन के सारा दिन काम कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन हम किताबी सोल्यूशन तो मान सकते हैं, लेकिन उसको अगर हम इस्तेमाल करने की तरह व्यवहारिक उसमें आए तो इतना आसान नहीं है। हालांकि करा तो यही जा सकता और नहीं है, चूंकि ये वाले हल नहीं है। और फिर लोगों ने एक दूसरा अल्टरनेटिव सोचा कि पर्सनल ऑक्सीजन प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर घर में लगा लें। हाँ, वो कुछ हद तक थोड़ी बहुत वहाँ पे कुछ बदलाव लाएंगे, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल को कम कर देंगे, लेकिन वो कितनी एनवायरनमेंट, क्या आप उसको उठाकर साथ चल सकते हैं, गाड़ी में ले जा सकते हैं, कहाँ तक ले जाएंगे उसको? तो जो हमें सोच लानी होगी ना इससे बचाव की, उसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अभी हम सोच ये मान के चलते हैं कि या तो सारी सरकार की जिम्मेवारी है कि वो आज कोर्ट ने कहा है सब कुछ बंद हो जाए, और या फिर हम मास्क लगा लें। इन दोनों सोच के बीच का जो गैप है वो मेरे जहन से बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसमें कंट्रीब्यूट कहाँ तक कर रहे हैं? जहाँ हम पैदल जा सकते हैं वहाँ हम पैदल जाते हैं कि गाड़ी लेके जाते हैं? जब सही मौसम है तब भी क्या हम एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी में? जब मेरी एक बहुत अच्छी चीज़ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी समय पहले करी थी कि लाल बत्तियों पे वर्ड लिखा गया था रिलैक्स, और एक काउंटर था, तो लोग जब लंबी लाल बत्ती होती थी तो गाड़ियाँ बंद कर देते थे। अब वो फिर से
जो जल्दी रहती है, हमारी एक कल्चर का एक हिस्सा है कि 9 बजे के प्रोग्राम के लिए हम 9:15 बजे घर से चलते हैं और कोशिश करते हैं घड़ी वापस लाके हम 9 बजे पौने 9 बजे पहुंच जाए। वो पहुंच नहीं सकते, तो हम सड़क के ऊपर उस व्हीकल को एक्सेलरेट करते रहेंगे, उससे पोल्यूशन और बढ़ता है। जी। तो जो छोटी छोटी चीजें हमारे आसपास जिनमें हम कंट्रीब्यूटर हैं, पहले हम अपना कार्बन प्रिंट तो कम करें, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बचाव तो ठीक है, आप मास्क लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा। जी, और क्या किया जा सकता है ये भी आप लोगों से जानेंगे। उससे पहले अब्दुल खालिक साहब हैं राजस्थान से फोन लाइन पर। अब्दुल खालिक साहब, बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। सबसे पहले हमारे यहाँ प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों का भी हम जो है नई साल की उन्हें मुबारकबाद देते हैं। जी, आपको भी बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया फोन करने के लिए। जी बताइए। क्योंकि हो सकता है कि अगले प्रोग्राम में मुझे कहीं जाना पड़ जाए। जी। मेरा सवाल ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ मैडम, वहाँ नेशनल हाईवे 65 है, वहाँ प्रतिदिन लगभग 1000 से अधिक गाड़ियाँ निकल जाती है। उसके अलावा हमारे आसपास लकड़ियों के कारखाने काफी हैं, हमारा स्टोन कंपनी है, तो उनसे उन कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, उससे आम व्यक्ति तो वायु प्रदूषण से बच नहीं सकता। जी। तो मुझे अपना बचाव, अपने परिवार के लोगों का बचाव कैसे करना चाहिए उन कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं और नेशनल हाईवे 65 से जो गाड़ियां निकलती है, उनसे जो हवा में जहर घुलता, उनसे कैसे बचा जाए? जी, अब्दुल खालिक साहब, हमारे विशेषज्ञों ने सवाल सुन लिया। डॉक्टर खिलनानी, क्या कहना चाहेंगे आप? वैज्ञानिक तथ्य मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो मैं बताना भूल गया, लेस देन 0.1, उनका असर 300 मीटर तक ही रहता है, उसके बाद उसका असर संभव नहीं रहता। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये इनका जवाब नहीं है। लेकिन ये जो आप जिस उसमें रह रहे हैं, मुझे नहीं पता आप सड़क से कितना दूर रह रहे हैं। अगर आप सड़क से करीब आधा किलोमीटर दूर है तो बहुत ज़्यादा उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रैफिक रनिंग है तो जी, जहाँ तक जो किस तरह के कारखाने हैं और किस तरह का धुआं निकल रहा है, उसका आप पर कितना असर है वो तो एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे डॉक्टर वरिंदर सिंह ने कहा कि जो ऑर्डिनरी मास्क जो लगा के घूमते हैं ना लोग, उसकी ज़ीरो वैल्यू है, ये हमें समझना चाहिए। और जो उसका कोई लाभ नहीं। और जो N95 मास्क सस्ते नहीं होते, बहुत महंगे होते हैं, उसको जब लगाएंगे तो हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, कि आदमी को लगता है कि सांस घुटन हो रही है। तो आप सोचेंगे कि आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, आपको घुटन हो रही है। लेकिन अगर मेरा ये आपसे सलाह है कि अगर किसी को घर में सांस की तकलीफ है, दमे की बीमारी है, ब्रोंकाइटिस है, COPD है, या किसी तरह की भी लंग की प्रॉब्लम है, तो ये एक ऐसा केस है जिसमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए जी। एक हेल्दी आदमी के लिए मुश्किल होगा। दूसरा ये है कि जिस समय प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है उस समय आप कोशिश करके खिड़कियां वगैरह बंद रखें। साइंटिफिकली जो है वो जो हमारे देश में एप्लीकेबल नहीं है, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रहना बेहतर होता है, लेकिन ये ईजियर सेड देन डन। मतलब मैं नहीं कह सकता कि हर आदमी एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता। बाकी जो कुछ करना है वो सरकार को करना है जी। कारखानों को कहाँ, जैसे दिल्ली में हुआ, दिल्ली में प्रदूषण कम कैसे हुआ, CNG आया और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सारे कारखाने फैक्ट्रियाँ 50 किलोमीटर दूर कर दो, पॉल्यूशन कम हो गया जी। इसमें जो है ना एक फिजिशियन कुछ नहीं बता पाता। तो एक ऐसे कुछ सुझाव आने भी चाहिए और इस तरह के जो प्रयास हैं वो किए जाने चाहिए। डॉक्टर मल्होत्रा, रिस्क ग्रुप की बात करें, बच्चों के बारे में हमने जाना, और वो लोग जिनको पहले से कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, इनके अलावा क्या कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जिन पर प्रदूषण का प्रभाव, खास तौर पर वायु प्रदूषण का प्रभाव नॉर्मल किसी भी पर्सन के अपेक्षा में ज़्यादा होगा? इसमें हाँ, जिन पेशेंट को हार्ट की बीमारियां हैं उस पर भी, छाती की बीमारी के अलावा हार्ट की बीमारी पे भी पोल्यूशन का बहुत असर होता है। दूसरा, जिनका दिमाग उम्र ज़्यादा है उनके दिमाग पे भी असर आने का खतरा रहता है, क्योंकि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं और फिर वो हार्ट में और ब्रेन में जाके उसका अफेक्ट आता है। इससे पेशेंट, जिस पे ब्रेन पे अफेक्ट आ रहा है, उससे पेशेंट को काफ़ी इरिटेशन रहती है, उससे सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स टाइप हो जाते हैं, हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है।
और लंग्स में तो जैसे बताया डॉक्टर खिलानी ने, कैंसर होने का भी खतरा रहता है। ये जो प्रभाव की बात है, डॉक्टर शाह ये बताएं कि जब प्रभाव की बात आ रही है कि ये इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसा एक्सपोजर का ड्यूरेशन होगा कि मान लीजिए 1 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने या कितने समय तक और कितना डेंस पॉल्यूशन रहे तो प्रभाव सीवियरिटी की ओर जाएगा? क्या कुछ ऐसी स्टडी है? नहीं, वो तो आपने लंदन फॉग में देख ही लिया कि जब एटमॉस्फेयर में वेदर का कंडीशन हो और एकदम अचानक पोल्यूटेंट मैटर बढ़ जाए तो डेथ कैन बी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि वो जैसे सीओपीडी है, सीओपीडी में ऑलरेडी आपका लंग डैमेज्ड है, आपका सीलियल एपिथेलियम सब खत्म, सीलिया खत्म हो जाता है, तो आपका डायरेक्टली अंदर पार्टिकुलेट मैटर चला जाता है। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि कितना चाहिए, लेकिन जैसे इमीडिएट जैसे रेड अलर्ट निकालते हैं बीजिंग में, तो लंदन फॉग ने प्रूव कर दिया 1952, उससे पहले लॉस एंजलिस में सबसे पहले 38 में था, उन्होंने दिखा दिया था कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर विद द कोल्ड वेदर जब इकट्ठा हो जाता है तो तब इट इज़ वेरी डेंजरस। हमारे पास हमारे बहुत दर्शकों के ईमेल्स आ रहे हैं और ज़्यादातर दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि मास्क कौन सा इस्तेमाल करें। विपुल अग्रवाल हैं, डॉक्टर विपुल अग्रवाल, वो जानना चाहते हैं कि बाइक पर कौन सा मास्क इस्तेमाल करें। सुरेश जैन साहब हैं, वो एयर प्योरीफायर्स के बारे में पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुराने समय से कहा जाता है गुड़ खाइए अगर, तो उससे प्रदूषण का जो दुष्प्रभाव है वो कम होता है। ऐसे बहुत से सवाल हैं और ज़्यादातर लोगों के सवाल कुल मिलाकर किस तरह के हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राकेश देव हैं दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं सबसे ज्यादा डिस्टर्ब इससे होता हूँ कि सुबह जब मॉर्निंग वॉक से वापिस आता हूँ जी, तो जो झाड़ू लगा रहे होते हैं लोग, वो बस ऊपर का जो सामान है वो तो ऊपर से ले जाते हैं, मिट्टी वहीं की वहीं महीनों पड़ी रहती है, डेली उड़ती है, डेली नीचे गिर जाती है जी। और जाड़ों में एक और एडिशन हो जाता है कि जो मॉर्निंग वॉक में जो अपने सारे लोग हैं, वो जो गार्ड अपने धुआं जलाते हैं ना, वो भी काफी कुछ इसमें रह जाता है। तो हमें मॉर्निंग वॉक से लौटते समय सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों को फेस करना पड़ता है। तो हमें किस समय करनी चाहिए मॉर्निंग वॉक? जी, आप कितने बजे जाते हैं वैसे? टाइम क्या है? मैं सुबह आजकल 7 बजे जाता हूँ, वैसे 5 बजे निकलता हूँ। अच्छा, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे डॉक्टर खिलनानी। और इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक और जो प्रश्न है, झुंझुनू राजस्थान से संदीप का ईमेल है। वो कहते हैं कि ज़्यादातर कार्यक्रमों में जो बात होती है वो सिर्फ शहरों की बात होकर रह जाती है, गांवों की बात ज़रा कम होती है, जहां लकड़ी, उपले, ये गोबर जलाया जाता है। जैसा शुरू में जिक्र किया था डॉक्टर शाह ने कि वो फसलों का जो वेस्ट है वो जलाना, तो एक तो वो हिस्सा रह गया। और दूसरा इनकी जो समस्या है तो सुबह सैर पर जाना और ये तमाम दिक्कत। पहले छोटा जवाब फिर बड़ा जवाब। जहाँ तक सैर का सवाल है, मेरी सलाह ये रहेगी कि जिस समय स्मॉग हो, धुंध हो, सुबह ठंड हो, हमारी सलाह होगी कि कोई आग जलाए ना जलाए, आपको उस समय सैर नहीं करनी चाहिए। मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि आपको उससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। जब धूप आ जाए, दिन खुल जाए, उस समय वॉक करना बेहतर होगा। शायद ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, लेकिन हमारा एक डॉक्टर का जवाब ये होगा। अब मैं दूसरे सवाल पे जाता हूँ। रूरल एरिया में 2 पहलू हैं जी। एक है आउटडोर पॉल्यूशन बाहरी, और एक इंडोर एयर पॉल्यूशन। आउटडोर एयर पॉल्यूशन में रूरल एरिया में खेत जलाए जाते हैं, बाहर ठंड से बचने के लिए आग जलाई जाती है, उसमें कुछ भी डाल देते हैं, कागज़ भी डाल देते हैं, लकड़ी भी डाल देते हैं, कोई जो भी मिल जाए जी, इकोनॉमी की वजह से वो डाले जाते हैं। उससे जो प्रदूषण होता है वो बहुत ख़राब होता है, उससे बहुत नुकसान होता है। और सबसे ख़राब ये होता है कि वो कमरा गर्म करने के लिए खिड़कियाँ भी बंद कर देते हैं जी। तो जो एयर सर्कुलेशन कमरे का होता है वो बहुत ख़राब होता है। अब मैं बात करना चाहूँगा, जो मैं सोच के भी आया था, बताऊँगा, जो हमारी महिलाएं हैं जिनका मेन काम होता है घर में खाना बनाना, और घर में जो रूरल एरिया में स्पेशली जो खाना बनता है वो चूल्हे पे बनता है। और चूल्हे में क्या डालते हैं? लकड़ी बाहर से लाए हुए, उपले जलाते हैं, उसमें कागज़ भी डाल देते हैं, जो कुछ मिल गया वो जलाते हैं। सर्दी से बचने के लिए खिड़कियाँ बंद, या तो खिड़की होती नहीं है या खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। इससे जो प्रदूषण होता है उसको हम इंडोर एयर पॉल्यूशन कहते हैं।
वो इस समय भारत की और डेवलपिंग कंट्रीज़ की और अंडर डेवलप्ड कंट्री की एक बहुत बड़ी समस्या है। उससे क्या होता है, उससे सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रोंकाइटिस होती है, इसको बाद में डेवलप होता है, उसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या COPD कहते हैं। खांसी होती है। थोड़ा एविडेंस ये भी है कि लंग कैंसर भी बहुत ज़्यादा होता है जी। डेली लाइफ अफेक्ट होती है, सांस फूलती है, खांसी होती है, बलगम निकलता है और हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। और जो प्रदूषण जो घर से बाहर हो रहा है, हाँ, जो उसका भी इफेक्ट होता है। उसका भी बाहर जितना प्रदूषण, ये हम नहीं सोचें कि कमरे में बैठे हैं तो जो बाहर की हवा अलग है और अंदर हवा कहाँ से आती है, हवा तो अंदर से ही आती है। जी, तो प्रभाव सभी का होगा। अब इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जी, ये डॉक्टर खिलानी साहब ने बहुत बढ़िया बोला कि बायोमास फ्यूल एक्सपोजर, वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं होता है और हमारी महिलाएं कम से कम 6 घंटे कुक करती हैं, तो ज़िंदगी में 60,000 घंटे करीब अंदाज लगाया गया। एक नई बीमारी जो पता लग रही है उसके साथ में, ये तो COPD तो है ही, एक कहते हैं इसको ब्रोंकियल एंथ्रोकोफाइब्रोसिस। इसमें होता क्या है जी, उसमें एक तो काला काला सा रसूट जम जाता है, एक तो खाली जम जाता है, दूसरा एक भाग और भी होता है जिसमें लंग्स नैरो हो जाते हैं। इनके साथ जो खतरनाक चीज़ें ये है कि 4 एसोसिएट बीमारी ज़्यादा है। एक तो ट्यूबरकुलोसिस, 30% केसेस में ट्यूबरकुलोसिस होता है, दूसरा निमोनिया ज़्यादा होता है, तीसरा लंग कैंसर होता है जैसे बताया, और चौथा और एस्थमा बढ़ जाता है। एस्थमा जी। अच्छा, तो ये बहुत भारी समस्या है। संजीव, एक सॉरी मैं कहना इंटरप्ट। हाँ प्लीज। जो इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है, इसमें 2 चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। ये तो शहरों में भी है। हाँ, सब दूसरा, हाँ शहरों में भी। उसमें एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक, जिसको सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत ही बड़ा मसला है। अब ये है कि बाहर सिगरेट पी नहीं सकते, सरकार ने बहुत अच्छा किया है बहुत, तो लोग अंदर सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं जी। उससे जो ये पार्टिकुलेट मैटर है ये बढ़ जाता है। और हमें सबको पता है कि सिगरेट में 4000 केमिकल्स होते हैं जी, कार्सिनोजेनिक्स होते हैं, कुछ का हमें पता है, कुछ का हमें नहीं पता है। इससे बच्चों की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, इससे बच्चों की लंग हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है जी, इस पे कैंसर के इंसिडेंस पे असर पड़ता है। अफेक्टेड पर्सन कौन होता है? जो उसको एंजॉय नहीं करता, बच्चे उसमें। एंड जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, राइट, एक्सट्रीमली कॉमन विद सेकंड हैंड स्मोक। दूसरा, एक पटेल चेस से एक स्टडी आई है कि जो अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, उससे भी पार्टिकुलेट मैटर की लेवल बढ़ जाती है, उससे भी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो ये सब हमको जो है ना ये आइडेंटिफाई जरूर करना होगा। डॉक्टर सिंह, यही बात आपसे जानना चाहेंगे, ये जितने पॉल्यूटेंट्स की बात हुई, जहाँ माएँ खाना बनाती हैं अक्सर बच्चे उनके पास होते हैं, और जितना भी पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, अगर घर में सिगरेट पी जाएगी तो बच्चों पर प्रभाव कितना ज़्यादा, क्योंकि एक तो आपने कहा कि बच्चे ज़्यादा बार सांस लेते हैं, और उसके अलावा सीवियरिटी क्यों ज़्यादा होगी? दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे का साइज। तो उसका बच्चे का जो ब्रीदिंग जोन होता है वो ज़्यादा नीचे होगा क्योंकि उसकी हाइट कम है, और जितने ये डेंस पार्टिकल्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी उसमें इंडोर एयर पोल्यूशन से इफेक्ट करते हैं, वो नीचे ज़्यादा बैठते हैं। जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स तो हैं, ये जो घर के अंदर जो बायोमास फ्यूल्स की बात हो रही है, तो ये ज़मीन के नज़दीक जो हवा की क्वालिटी होगी वो ऊपर वाली सतह से ज़्यादा खराब होगी, यानी जितना नीचे ज़मीन के जितना पास होगा उतना ज़्यादा खराब है, और बच्चा वहाँ सांस लेता है। माँ बच्चे को साथ लेके बैठती है कि जब वो काम कर रही है तो साथ साथ उसका ध्यान रख ले, बच्चा वहीं खेलता है, तो उसका जो एक्सपोजर है, उसका नंबर ऑफ ब्रीदिंग भी ज़्यादा है, उसका ब्रीदिंग जोन भी नज़दीक है, तो उसका एक्सपोजर कहीं ज़्यादा बढ़ता है। उसी तरह से कई बार ऐसा होता है, बड़े बुजुर्ग के साथ बिठा दिया जाता है, वो अपना हुक्का बीड़ी पीते रहे और साथ साथ उस बच्चे के ऊपर छोड़ते रहे, तो वो बच्चा ना चाहे वो इतनी ज़्यादा टबैको स्मोक लेता है, और उससे कॉमन कफ से लेके राइनाइटिस से लेके अस्थमा और कई गंभीर बीमारियां जो एक बड़े के शरीर पे असर आ सकता है, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे के ऊपर आता है। तो ये जो एनवायरमेंटल टबैको स्मोक है, और दूसरी चीज़ जो आपने एक बात करी जनरेटर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार बच्चों को कहते हैं अच्छा थोड़ा बाहर खेलिए, वो बाहर कहाँ खेले? हम लोगों जहाँ पे छोटे शहरों की खासकर जब बात करें, दिल्ली में तो काफ़ी सुधार हो गया, अब इतना पावर कट नहीं होता, सबने इंडिविजुअल जनरेटर्स लगा रखे, और जनरेटर की जगह तो है नहीं, तो वो या सीढ़ी में रखा है या घर के बाहर रखा है, और बच्चा वहीं तो खेल रहा है, और वो कॉन्स्टेंटली एक डीजल फ्यूम्स वहाँ पे फेंक रहा है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन
अब हम सारी दिक्कतें तो बताते जा रहे हैं, क्या हम सोल्यूशन कब बताएंगे? तो मेरे जहन में एक बात जरूर आई कि बात उठ रही थी कि एक्सरसाइज दिन में करें या दोपहर में करें। एक बात तो जरूरी है कि हम यूनिडायमेंशनल तरीके से नहीं सोच सकते कि आज पोल्यूशन है तो हम अंदर गए, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करें तो हम किसी और बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। वो टोटल हेल्थ का कोई और टॉपिक हो सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट है। जी। तो इसका मतलब है कि आपको एक इन्फॉर्म चॉइस लेके एक सोच समझ के साथ डिसाइड करना है। अगर आप दोपहर को कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। सुबह का नुकसान है ये तो हमने समझ लिया, जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। हर समय सुबह की सैर में नुकसान नहीं है, पर आज का जो मौसम है, जब स्मॉग ज़्यादा है, जब ठंडी की वजह से मौसम की क्वालिटी, जो एयर की क्वालिटी है ख़राब है, तब आप सुबह और शाम को नहीं जाएं। जी। लेकिन उस दौरान में इंडोर एक्सरसाइज तो करी जा सकती है। तो हमें इसको एक बहाना नहीं बना लेना कि हम एक्सरसाइज छोड़ दें। एक बेहतर विकल्प ढूंढना। हाँ, हमें एक बेहतर विकल्प ढूंढना, ये बहुत जरूरी है। जैसे जीने के रास्ते ढूंढते हैं उसी तरह एक्सरसाइज करने के रास्ते ढूंढें जी, और करें। डॉक्टर मल्होत्रा, हमारे एक दर्शक ने गुड़ के बारे में सवाल पूछा था, सुरेश जैन ने। केशव सिंघानिया है, वो ये कहते हैं कि हम ये जानते हैं कि पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन, तो सुबह सुबह तो फिर जब सूरज निकल आता है तब तक तो काफ़ी सारी ऑक्सीजन आ जाती होगी। एक बात। भूपेश द्विवेदी का सवाल है, वो ये जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्यों है? विवेक गुप्ता हैं, अरुण हैं, सुरेश जैन, पवन, नीमा, एसके साहू, अप्पू हैं, रजनीश श्रीवास्तव हैं, प्रमोद तिवारी हैं। प्रमोद तिवारी ने तो ये जानना चाहा है कि प्रदूषण के हमें कारण बताइए, तो कारण तो हम जान ही रहे हैं। अवनीत कौर हैं, संदीप मील हैं, विवेक शर्मा हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या एसी से भी पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। नागेश्वर राव हैं, वो वही जानना चाहते हैं जो अभी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि हम सुझाव क्या देंगे, सोल्यूशन क्या दे रहे हैं और क्या किया जाए हम सबको। विवेक शर्मा है, केशव सिंघानिया, निरंजन सिंह, तमाम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि अब समस्या तो पता चल गई, हमारी सेहत भी ख़राब हो रही है, करें क्या? गुड़ खाएं? नहीं, गुड़ खाने का कोई पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं है। गुड़ खाने से यह है जो पार्टिकुलेट मैटर है जो थ्रोट में है, वो थोड़ा सा उसके साथ चिपक के पेट में चला जाता है, सांस की नली में नहीं जाएगा जी। बाकी उसका गुड़ का सांस की नली में जाने से रोकेगा, वो चीज़ नहीं है। तो पोल्यूशन का सोल्यूशन जो आपने कहा, तो क्या होगा? पोल्यूशन का सोल्यूशन ये है कि कम से कम पोल्यूशन फैलाया जाए। उसका हर आदमी एक दिन में नहीं होगा। अभी हम क्या करें? अभी परेशानी मुझे अब हो रही है, मैं क्या करूं? उसके लिए यही कि आप जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक पोल्यूशन है वहाँ जाया नहीं जाए, ज़्यादा टाइम घर में ही बैठने की कोशिश की जाए, और अगर कहीं ज़रूरी जाना भी है तो मास्क लगा के। दफ्तर में तो काम करेंगे, तो जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, फिर तो अगर ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी व्हीकल नहीं इस्तेमाल करें, और अगर अपनी व्हीकल में भी जाना है तो ऐसी जगह नहीं जाएं जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा ट्रैफिक हो। दिल्ली में इसमें ऐड कर दीजिए, दिल्ली में बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं, धुएं निकाले जा रहे हैं, लोगों को परवाह ही नहीं कि धुआं निकाल रहे। कम से कम अपनी गाड़ी तो ठीक करवा लें, ये तो करा सकते हैं। नहीं, अपनी गाड़ी ठीक करवाने में लोगों का पैसा खर्च होता है, वो पैसा शायद कपड़े खरीदने में खर्च करना अच्छा लगता है, गाड़ी ठीक करवाने में नहीं। एक छोटी सी बात यहाँ पर, जब ये सोल्यूशंस की बात आ रही है, बार बार ये बात आई, मास्क की बात आई, एयर प्योरीफायर्स के बारे में बहुत विज्ञापन आ रहे हैं, ये कितने इफेक्टिव हैं एयर फिल्टर्स, प्योरीफायर्स? बहुत फैंसी चीज़ है, बहुत फैंसी चीज़ है, और बहुत लोग इसमें पूछ भी रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं। लेकिन हमें समझना है कि एयर प्यूरीफायर क्या होता है। एयर प्यूरीफायर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जिसमें फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं, एक छन्नी लगा दी जी, उसमें से हवा पास होगी, और उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है, डिपेंडिंग अपॉन छन्नी की क्वालिटी क्या है, वो रुक जाएंगे और नॉर्मल हवा, अच्छी हवा चली जाएगी जी। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया कि जो एयर पोल्यूशन सिर्फ पार्टिकुलेट नहीं होते, गैसेस भी होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। तो उसके लिए एक दूसरा इक्विपमेंट साथ में लगाया जाता है जिसको एड्जॉर्बेंट कहते हैं। उसमें चारकोल बेस्ड एड्जॉर्बेंट होते हैं। तो जो अच्छे प्यूरीफायर होते हैं तो एक फ़िल्टर से निकलते हैं, उसके बाद एड्जॉर्बेंट से निकलते हैं, विद द होप कि जो हवा निकलेगी वो इतनी अच्छी हवा होगी कि हमारा जीवन सुधर जाएगा। ठीक है। अब ये एयर प्यूरीफायर आपने ले लिया 25,000 50,000 का, लेके कमरे में लगा दिया जी। हवा कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है। हवा फिल्टर में से पास होती है, चारकोल में से पास होती है। एक तो 100% प्योर नहीं होती, कुछ गैसेस फिर भी उसमें रह जाएंगी। दूसरा ये है कि अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको
कमरा बिल्कुल एयर टाइट करना पड़ेगा। अगर आपकी खिड़की खुली है तो उस प्यूरीफायर की कोई वैल्यू नहीं है। एयर प्यूरीफायर की कैपेसिटी होती है कि एक मिनट में इतने लीटर गैस हवा को वो प्योर साफ कर सकता है। अगर आप एक छोटा सा एयर प्यूरीफायर लेके फैंसी सा और उसको लेके एक इस बड़े हॉल में रख दें तो कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं होगा। दूसरी बात है कि ये फिल्टर्स जो होते हैं इनको फ्रीक्वेंटली क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो ये खुद उसमें बैक्टीरिया फिर डेवलप हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है हमारे पास कि एयर प्यूरीफायर लगाने से आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। जी, आई एम नॉट अगेंस्ट एयर प्यूरीफायर, लेकिन जो भी इसको यूज करना चाहता है कोई छोटा सा डब्बा लेके घर पे रख ले और सोच ले कि मैं तो हवा बिल्कुल साफ ले रहा हूँ, ये नहीं समझना चाहिए। जी डॉक्टर, एक बात जो है विकल्प ढूंढने वाली बात, दूसरी बात जो हुई कि वो टाइम जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा है घर से बाहर ना निकलें। बच्चों की बात करते हैं, बच्चों को स्कूल भी सुबह जाना है और ज़्यादातर जब शाम को आते हैं ग्राउंड्स में खेल रहे हैं या घर के बाहर खेल रहे हैं, शाम 4-5 बजे की बात करें तो वहाँ पर किस तरह की सावधानी रखी जाए, क्योंकि बच्चों को घर के अंदर बिठाना तो वाकई मुश्किल है। आपने शायद इस सारी डिस्कशन में एक चीज़ महसूस करी होगी, मैं तो ज़रूर उसको महसूस कर रहा हूँ, हमारी एक विवशता कि हम एज एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं और हमें एक सोल्यूशन बताना है, लेकिन मेरे जहन में कोई एक ऐसा सोल्यूशन नहीं आ रहा जो मैं आपके प्रोग्राम से दे सकूं कि आप ये करिए। क्योंकि हम सोल्यूशन क्या मांग रहे हैं, हम एक इंस्टेंट सोल्यूशन मांग रहे हैं, इंस्टेंट नूडल की तरह कि मैं ये मास्क लगा लूं या ये मैं एयर प्योरीफायर और मैं फिर से अलग हो जाऊं। हमें ये मानना पड़ेगा ये एक कॉमन रिसोर्स है। जब ये कॉमन रिसोर्स है, इसमें इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल सेंट्रिक मेथड से आप इससे सोल्यूशन नहीं पा पाएंगे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, माफ़ कीजिए आपको यहाँ रोक रहा हूँ एक सेकंड के लिए। हमारे दर्शक हैं जगजीवन राम जी दिल्ली से ही जी, उन्होंने हमें ईमेल भेजा है, वो ये जानना चाहते हैं, और उनके साथ साथ अविनाश पात्रा हैं, वो ये लिख रहे हैं जो आप सोल्यूशंस की जो बात कह रहे थे कि क्या बजाय ग्राउंड फ्लोर के जो ऊंचे फ्लोर्स पे जो लोग रहते हैं, क्या उनको पोल्यूशन का सामना ज़रा कम करना पड़ता है? देखिए बिल्कुल, जो अगर आप रोड साइड में हैं तो इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा तीसरे चौथे माले तक जाने तक, लेकिन अब उसका सोल्यूशन भी हमने ढूंढ लिया, हमने फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड्स बना लिए। तो ये जहन की बात है, हर चीज़ ये अल्टीमेटली जो ग्राउंड से भी है विद सब जगह है, मतलब उसने जाना ही। डॉक्टर सिंह करें क्या अब? करें ये कि हम जैसे बहुत सारे लोग जब अपना वजन कम करना चाहते हैं तो एक ऐप लगाते हैं, मैंने कितना खाया उसका हिसाब रखते हैं। शायद आज हमारी ये स्थिति हो गई है कि सिर्फ सरकार की तरफ ना देखें, हम इन आंकड़ों से इस चिंता को तो जाहिर करें और सरकार से तो ये इच्छा रखें कि कंट्रोल मेथड में आए, लेकिन हम अपना कार्बन प्रिंट कम करें। उसको कैसे कम करें इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा गया कि एयर कंडीशन के साथ क्या बेहतर है, हाँ जी, एयर कंडीशन के लिए आपने अपनी हवा तो अच्छी कर ली, लेकिन उस एयर कंडीशन को चलाने के लिए जितनी बिजली उत्पन्न हुई, उसके लिए जो पेड़ कटे जाएंगे, उसके लिए जो कहीं पे पोल्यूशन निकलेगा वो कहाँ जा रहा है, वो इसी के अंदर है ना। जो डेवलप कंट्रीज ने इसको एक्सप्लॉइट करके कार्बन प्रिंट बढ़ाया और पूरे ग्लोबल वार्मिंग करी, क्या हम वही रास्ता फिर से तय करना चाहते हैं? तो हमें जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है ना अपना, जो इंडिविजुअल, उसके बारे में सोचना और उनकी गलतियों से भी सीखना होगा। अपनी गलती से पहले से, और दूसरों कहने से पहले अपने। मैं रात में कहीं जा रहा था, 2 सज्जन पढ़े लिखे थे, बहुत बड़ी गाड़ियां थी, वैसे तो मुझे तो बड़ी गाड़ियों की भी समझ में नहीं आती कि उनका पोल्यूशन ही इतना ज्यादा है, और उनको सडनली बहुत बड़ी गाड़ी और उसमें एक अकेला आदमी और उनको बाय बाय करनी थी, बट उन्होंने डिसाइड किया यही जगह अच्छी है और उन्होंने अचानक रोक दी, पीछे तमाम गाड़ियां रुकी हुई हैं। तो ये जब तक हम इन चीज़ों के बारे में इस तरह से नहीं सोचेंगे, तब तक यहाँ बैठे कितने भी बड़े प्रोफेसर हों आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसका हल हमारे पास नहीं है। ये वही तरीका है, हमारे पास पोलियो आया, टाइफाइड आया, उन सब के लिए हमने इंजेक्शन ढूंढे, हमें उनसे बचने के लिए इंजेक्शन नहीं चाहिए थे, हमें साफ पानी चाहिए था, अच्छी सैनिटेशन चाहिए थी, हाइजीन चाहिए थी। जो वो कल्चरल चेंज था, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी ये टीका लगा दीजिए। तो हम इसी तरह प्रदूषण के लिए एक टीका ढूंढ रहे हैं जो नहीं है। जी
तो क्या प्रयास सबको मिलकर करने हैं, ये आज हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से, जिससे आप वायु प्रदूषण से बचाव कर सकते हैं। फिलहाल उत्तराखंड से हमारे साथ अली असगर साहब हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछें सवाल। नमस्कार मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैडम, मैं यहाँ उत्तराखंड काशीपुर जो नैनीताल के पास है, पहाड़ी इलाका है जिसको लोग सोचते हैं कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं होगा जी, यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ। हमारा तो वैसा काम ऐसा है कि मैं डिफेंस में ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ मैडम, और ट्रैक्टर चलाते हैं, 10 ट्रैक्टर एक साथ हमारे खेत में चलते हैं। 8 घंटा हमारी ड्यूटी ट्रैक्टर चलाने की होती है, तो धूल बहुत उड़ती है, गर्दा होती है, एकदम दिखाई नहीं देता कुछ भी। एक ट्रैक्टर के पीछे दूसरा ट्रैक्टर चलता है, तो हम उस पोल्यूशन से बचने के लिए क्या मास्क पहने या क्या हम उसके लिए प्रिकॉशन उठाएं? और दूसरा ये पूछना है मैडम, जैसे नैनीताल सिटी हमारे नजदीक है, लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं, बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, पोल्यूशन हमारे जो प्रॉपर जो घूमने की जगह है वहाँ पर तो पोल्यूशन बहुत है, वहाँ तो उनको प्योर हवा मिलती नहीं है, जिस वजह से वो आते हैं, बल्कि और पोल्यूशन हमारे यहाँ कर जाते हैं वो लोग आकर। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये बहुत गंभीर विषय है आपने जो छेड़ दिया है अली साहब। डॉक्टर शाह, 2 सवाल इनके। पहला कि जो इनका प्रोफेशन है ड्राइविंग है, ट्रैक्टर्स वगैरह का धुआं। दूसरा, इन्होंने जो कहा कि अक्सर हिल स्टेशंस पर सभी लोग घूमने जाते हैं, गाड़ियां लेकर भी जाते हैं, पॉल्यूशन वहां पर बढ़ जाता है, क्या किया जाए? इसका सोल्यूशन तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने पहले ही बता दिया कि ये सब हमको मिलकर करना है। अब जो अगर आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो यू एटलीस्ट आप इंश्योर कीजिए कि आपका ट्रैक्टर प्रदूषण ना करे, कम से कम दूसरों की गाड़ियों को टोके कुछ करें। तो अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करना सबसे ज़रूरी है, अपना कल्चर बदलना बहुत ज़रूरी है। अपना जो रस्ट आज जैसे बोला कि भाई अभी पहुंचना, निकलते हैं आप देर से हैं, वो सब कम करें। और आप रह गया हिल स्टेशंस की बात है, लोग गाड़ियां लेके जाते हैं, पोल्यूशन होता है, वहाँ ट्रैफिक कंजेशन भी होता है। एंड इसके लिए तो अब ये है कि जैसे हमें मेट्रो इंट्रोड्यूस किया, आप ट्रेन पकड़ के जाइए, और मैं क्या बता सकता हूँ जी। एक बहुत छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे, दानिश सईद हैं, इन्होंने ये पूछना चाहा है डॉक्टर मल्होत्रा, वो ये जानना चाहते हैं कि मैं अपनी कार में और अपने दफ्तर में एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करता हूँ, तो क्या मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ ये प्योरीफायर ना हो, तो क्या मेरे बीमार पड़ने की संभावना ज़्यादा है? अगर पोल्यूशन है जहाँ आप जा रहे हैं, अगर वहाँ पोल्यूशन है ज़्यादा है, तो आप खांसी, सांस की बीमारी होने का खतरा हो सकता है जी। तो इसमें यही रहेगा कि वहाँ भी आप साथ प्योरीफायर ले जाएं तो बेहतर रहेगा जी। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free-fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और टोटल हेल्थ में फिलहाल समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 602 का सवाल था कि इनमें से क्या कैंसर का लक्षण हो सकता है। 4 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब ऑप्शन डी, यानी ऊपर दिए गए सभी ऑप्शंस, किसी घाव का न भरना, स्तन में कोई गांठ या फिर असामान्य रक्तस्राव हो सकता है कैंसर का लक्षण। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये आपको बताएंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव इनमें से किस पर पड़ता है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी मस्तिष्क या फिर ऑप्शन डी इन सभी पर। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर।
आप भी हमें इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 602 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर सिंह से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे हमें मिली हैं। डॉक्टर सिंह, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर कौन है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। लकी विनर हैं रायपुर से कंचन सहाय। कंचन सहाय, इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। छोटे छोटे सवाल और बहुत छोटे छोटे जवाब आप सभी से चाहेंगे। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपको। एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण का असर पर्यावरण पर पड़ता है, सेहत पर नहीं। गलत, सेहत पर जरूर पड़ता है जी। डॉक्टर खिलनानी, वायु प्रदूषण का असर सिर्फ नाक पर ही होता है। गलत। डॉक्टर मल्होत्रा, रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कोल और फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल और डीजल है, इनमें से निकलते हैं और ये शरीर के फेफड़े के नीचे हिस्सों में जाके बीमारी पैदा करते हैं। डॉक्टर सिंह, इन सभी पॉल्यूटेंट्स में से सबसे हानिकारक या खतरनाक पॉल्यूटेंट कौन सा होगा? देखिए, गैसियस में आप जो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड्स होती हैं, जो अगेन खासकर डीजल से ज़्यादा जिनकी मात्रा निकलती है वो है, और पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 है, जो कि एनवायरमेंट जिसके ऊपर बात हुई पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या कोई और, वो मिलकर और ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। डॉक्टर शाह, ये सभी पोल्यूटेंट्स हवा में आते कैसे हैं? ये जैसे बताया गया जी, व्हीकुलर पोल्यूटेंट्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, बर्निंग ऑफ क्रॉप और जो लीव्स जो आप जलाते हैं, ये सब वहीं से आते हैं। जी। क्या ये पॉल्यूटेंट्स घर और बाहर हर जगह रहते हैं डॉक्टर खिलनानी? जी हाँ, हर जगह रहते हैं, लेकिन ये समझना, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई ट्रैफिक इंटरसेक्शन है जहाँ पर वो जनरेट होते हैं, हर 10 मीटर के बाद उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है जी। तो इसलिए ये इस्तेमाल किया जा सकता था बचाव के लिए। डॉक्टर मल्होत्रा, अगर सड़क या चौराहे के नजदीक रहते हो तो क्या किया जाए? सड़क और चौराहे के नजदीक रहते हैं तो घर ही बदलना पड़ेगा। डॉक्टर सिंह, ये सभी पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषण जो है बच्चों पर ज्यादा असर डालता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर शाह, वायु प्रदूषण से सांस के रोग पैदा होंगे या बढ़ेंगे? जी अभी तक तो बढ़ेंगे जी। अच्छा, ये एविडेंस तो डेफिनेटिव है। बाकी एविडेंस, न्यू एविडेंस आ रही है, बट इट इज स्टिल टू बी इवैल्यूएटेड कि एस्मा न्यू एस्मा हो सकता है कि एविडेंस कंफर्म नहीं है। जी। डॉक्टर खिलनानी, वायु प्रदूषण सर्दियों में बढ़ जाता है। जी। डॉक्टर मल्होत्रा, क्या एयर पोल्यूशन से सिर्फ सांस के रोग ही पैदा होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी हमने इस डिस्कशन में बताया कि एयर पोल्यूशन से सिर्फ सांस के रोग ही नहीं, लेकिन दूसरी हार्ट की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां, चमड़ी की बीमारियां और पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। जी। डॉक्टर सिंह, क्या प्रदूषण के सेहत पे बुरे प्रभाव हैं, ये जानने के बाद सभी लोग अपनी तरफ से उपाय क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप किसी सांस की बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन उन जगहों को अवॉइड करना पड़ेगा। पर्सनल प्रोटेक्शन, हमने कहा कि मास्क इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उन स्थिति में शायद मास्क और का कुछ रोल हो सकता है। एक गर्दे की बात हुई थी, वो भी इस्तेमाल कर सकते थे जी। अवॉइडिंग पोल्यूटिंग एरियाज इज़ अनदर थिंग। और मेरे को लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो सामने सामने विदित है। आप घर के अंदर धूप अगरबत्ती जला रहे हैं या धूम्रपान कर रहे हैं, कम से कम उस प्रदूषण को तो मत करिए, वो तो आप इमीडिएटली खत्म कर सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सभी विशेषज्ञ का जो हमारे साथ यहाँ पर शामिल हुए हैं। बहुत जरूरी सभी के लिए अपना प्रयास करें। डूइंग द बिट की बात है, यानी प्रयास हर किसी को करना होगा, सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं बल्कि पूरे वातावरण को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए। तभी बात आएगी सबकी सेहत की, सबके स्वास्थ्य की। मीर ने कहा है, देख तो दिल के जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। जो जलता है वो प्रदूषण करता है। सोचना हमें है, न जलना है न जलाना है, प्रदूषण को हटाना है। अगले कार्यक्रम में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।